नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग आपको 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आज उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं, आपको एडोटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपको जॉन लॉरेंस के द्वारा कही गई टिप्पणी है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उपरोक्त टिप्पणी जॉन लॉरेंस की है और इस टिप्पणी का संदर्भ 1857 के क्रांति के असफल होने में योग्य नेतृत्व के अभाव से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 2 में आपको कह रहा है कि 1856 में आउड्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध को। वाजिद अली शाह 1847 से 50 ईस्वी अवध का अंतिम नवाब था और इनके शासनकाल में 1854 में आपको आउड्रम की रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको 7 तारीख से बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए एक टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आप लोग उसे ज्वाइन करें, आपको बहुत ही उसमें बेनिफिट होगा। उसमें हम लोग घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे, उसमें एडोटेरिया, आपको स्टडी आईक्यू, उसके बाद एसपीडी के करंट अफेयर्स को हम लोग मंथली वाइज और उसके बाद पूरा बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बिहार करंट कंप्लीट करेंगे, बिहार जीके कंप्लीट करेंगे। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइए, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1881 का कारखाना अधिनियम। 1881 के कारखाना अधिनियम को प्रथम कारखाना अधिनियम कहा जाता है और यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ और इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम कराना प्रतिबंधित किया गया। साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माह में 4 दिन अनिवार्य छुट्टी के साथ साथ प्रतिदिन 9 घंटे कार्य का समय निश्चित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई और साथ ही हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड को संकलित करवाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कमिश्नर टेलर ने। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एजेंट लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था?
7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि बिहार में 1857 के विद्रोह के बढ़ते प्रसार के कारण कंपनी शासन ने सारण, तिरहू, चंपारण, पटना और रोहतास जिले में 30 जुलाई को 1857 को सैनिक शासन लागू किया था। इसलिए आपका इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक इसका आंसर हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन जो है वह आपका सत्य है। कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2 और 3, यानी कि तीनों कथन जो है यह आपका सत्य है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, सही है। और अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया, यह भी सही है। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, यह भी आपका सही है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं यह एक से अधिक। यानी कि रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी यानी कि लखनऊ नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। और इस केस में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर केस चलाया गया। इस कार्यवाही में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहरी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी, यानी कि यह आपको 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवती देवी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। और इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें BS मुर्जे एवं डॉक्टर MR जयकर ने हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 13। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष के द्वारा नहीं किया गया था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई आपको सही पुस्तक ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी रचनाएं जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। यानी कि द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेंस ऑन गीता सभी पुस्तक हो आपको अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। माफ़ कीजिएगा, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक से अधिक आंसर जो है इसमें सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया। और लॉर्ड कैनिंग का समय जो था 1856 से 62 तक था। कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय था। और इन्हीं के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा आपको 15 से विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, संस्था है और उसके संस्थापक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू जो दे रहा है यह आपका सही सुमेलित नहीं है। सेवा सदन की स्थापना
1885 में आपको बम्बई में बहराम जी महलवारी ने किया था और हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। और अन्य जो है वो आपका सुमेलित है। वेद समाज आपको श्री धरलू नायडू सही है। धर्म सभा राधाकांत देव और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि द्विवेद शासन का जनक किसे माना जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको द्वैत शासन का जनक जो है वह सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 17 में आपको कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जो कि आपको एग्जाम में पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। और इस दौरान किसकी सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारत में सत्ता हस्तांतरण उत्तरदायी लोगों को कर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कड़ा कि निम्नलिखित कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था। इसकी स्थापना जो हुआ था 1890 में नारायण मेधाजी लोखंडे ने की थी। और मद्रास लेबर यूनियन आपको वीपी बाडिया 1918, उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय 1920 और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन बीबी गिरी 1924। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 19 में आपको कुछ दिया हुआ है, घटनाओं का कालक्रम अनुसार उसको व्यवस्थित करना है दिए गए कूट की सहायता से। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले जो आपका हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद मोपला विद्रोह और अंत में आपका चौरी चौरा घटना हुआ था, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुआ था 1918 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921 और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान था। और इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग करके बिहार का नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया तथा पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1833 का अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 23। कहा कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भागलपुर में हुआ था। फरवरी 1922 ईस्वी में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था और इसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको
शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, यह आपको बताना है। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी कथन जो है वो आपका सत्य है। यानी कि शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया और शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया और शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज यानी कि 39 अंगुल या 32 इंच का सन की डंडी का प्रयोग किया और शेर शाह के समय भू राजस्व का उत्पादन जो था वह 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायबे मुमलकत पद की स्थापना की। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने तुर्क अधिकारियों के प्रभाव में आकर एक नवीन पद नायबे मुमलकत की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अहमदनगर से था। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था और मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि अकबर के द्वारा किए गए कार्यों का सही कालक्रमानुसार कौन सा है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति और अंत में दाहशाला प्रणाली लागू करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आपको बता देते हैं दास प्रथा का अंत जो किए थे अकबर ने 1562 में किए थे, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति 1564 में और आपको दहशाला प्रणाली की समाप्ति 1582 में। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कड़ा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में अकाल पड़ा था और इस स्थिति में कृषकों की सहायता के लिए सुल्तान ने दीवान अमीर को ही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की और अकालग्रस्त कृषकों को ऋण प्रदान किए एवं अकाल राहत संहिता तैयार करवाया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। धौलावीरा की खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था और यह सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के साथ साइन बोर्ड तथा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थायी एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काला शोक के समय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में सावा कामी की अध्यक्षता में हुआ था और इस बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण अस्थायी एवं महासंघिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था या परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। यह कथन जो है आपको आर्यों के संबंध में सही नहीं है, यानी कि वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था एवं परिवार पितृसत्तात्मक होता था। उन सभी कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही है और ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यह आपको सही नहीं है।
यानी कि वैदिक आर्य स्वर्ण चांदी ताम्र और लोह से परिचित थे, सही है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, सही है। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सही नहीं है। 34 में कह रहा है कि वेद त्रयी या ऋणी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है यह आपका वेद त्रयी या ऋणी में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्यक तप। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल है और कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कड़ा कि मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गुप्तचर व्यवस्था से था। मौर्यकालीन प्रशासन में संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से है और संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रहकर एवं संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर अपना कार्य करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कड़ा कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि आपको ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है और अथर्ववेद में अंग एवं मगध तथा यजुर्वेद में विदेहराज शब्द इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो टेलीग्राम पर 7 अप्रैल से जो आपका एक बीपीएससी और सीडीपीयू के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है दोस्तों, तो उस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आपको डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको 150 क्वेश्चन का पीडीएफ भी उसमें दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि उसमें 2 प्रैक्टिस सेट दें, लेकिन फिलहाल एक प्रैक्टिस सेट ही उसमें पीडीएफ आपको डेली दिया जाएगा। तो दोस्तों आप उसे ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कड़ा कि पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मपाल। पाल वंशी शासक धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और चक्रायुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया तथा उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि यानी कि कौन सा जो है इसमें से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बजी जो है इसकी राजधानी गिरिव्रज दोष दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। बजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और गिरिव्रज राजगीर मगध महाजनपद की राजधानी थी और अंग की राजधानी चंपा सही है। गंधार की तक्षशिला सही है और कुरु केंद्र पर सही। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्षत्रिय। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर और शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कोझीकोड में आपको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दलाई लामा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा कि निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है।
46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विजयनगर को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कहा कि 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद को। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। कह रहा है कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तेलंगाना में खोला गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा कि हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि चीन और अल सल्वाडोर को हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 52 कह रहा कि फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्डन राइस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 67.37%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपको 50,555 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा कि जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन यानी कि कार्निवैक कोव बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा कि वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रजनीकांत को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि किसे 2021-22 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेखा मेनन को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 61 में कह रहा है कि 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अब्दुल्ला शाहिद को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्यान। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का व्यान गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है?
64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शकुंतला हड़क सिंह को। शकुंतला हड़क सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 650। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में कह रहा है कि दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 अगस्त को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितना राशि देने की घोषणा की है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीका एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 22 के 2 किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यह आपका सुमेलित नहीं है। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारण बताना होगा, अनुच्छेद 22 जो है यह आपको सुमेलित नहीं होगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 47 जो है बिहार में शराबबंदी कानून, अनुच्छेद 51 जो है वह आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अनुच्छेद 42 जो है वह आपको मातृत्व लाभ अधिनियम और अनुच्छेद 40 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 73 में कह रहा है कि विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जब विधानमंडल के द्वारा किसी विधेयक को पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि लिम्डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के गठन का अंतिम सत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि 12 बजे जो है ऐसे 1 बजे शून्यकाल, 11 बजे से 12 बजे प्रश्नकाल, 1 से 2 बजे भोजन अवकाश और 2 से 6 बजे तक विधायी कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि
76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कड़ा कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व प्राप्त होती है और यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गत नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। कड़ा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। कड़ा कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80। कह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और महाभियोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 यानी कि 61 में है। क्वेश्चन नंबर 81। कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय डाकघर विधेयक। भारतीय राष्ट्रपति के इतिहास में ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। कह कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। संविधान के अनुसूची 4 में राज्यों के राज्य सीटों की बंटवारा से संबंधित है। सबसे अधिक राज्यसभा सीट यूपी में है जो कि 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र 19, बिहार 16, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कह कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.6%। क्वेश्चन नंबर 84। कह कि उपयोगिता से अभिप्राय है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में इस्पात संयंत्र है और सहयोगी देश है, उसका आपको मिलान करना है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह आपका रूस सहयोगी देश, राउरकेला जो है वह जर्मनी, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह रूस और दुर्गापुर इस्पात हो जाएगा ब्रिटेन से। भिलाई संयंत्र 1956, राउरकेला 1955, बोकारो स्टील प्लांट 1964 और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह आपका 1959। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक और 2 दोनों सही है। यानी कि सीमांत जोत जोन है वह 1 हेक्टेयर की कम जोत है और आपको छोटी जोत जोन है वह 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 और 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कह कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। वर्ष 1945 में एम.एन. राय के द्वारा पीपुल्स प्लान यानी कि जनवादी योजना का निर्माण किया गया था। इसके तहत आम जन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ?
88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 89 कह रहा है कि सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री मन्ना नारायण के द्वारा लाया गया था। 1944 में गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर गांधीवादी नेता श्री मन्ना नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना पेश किया गया, जिसमें कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 8वीं योजना में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद कहा जाता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासभा को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 6 अंग हैं, जिसमें महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी देश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि हाल ही में केंद्र के द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.7%। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्याज दर जो है एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की उन नीतियों से है जो खर्च, निवेश और टैक्स की दरों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और इसका उद्देश्य टैक्स की दरों और सार्वजनिक खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि महंगाई बढ़े बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAME प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.9%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर है। 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3/2 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्कोनियम। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच विज्ञानी हेनरी बेकुरेल तथा मैडम क्यूरी ने की, और ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एसिटिक अम्ल सिरका आपका सही है। साइट्रिक अम्ल संतरा और टार्टेरिक अम्ल इमली आपको, और ओक्सेलिक अम्ल टमाटर या पालक होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर आपको 104 कह रहा है कि साबुन का सूत्र है।
104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि C17H35 और COONA ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 105 में आपको कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी कि दूरी जो है मूल राशि है उसका मात्रक मीटर, समय भी मूल राशि है उसका मात्रक सेकेंड, ताप भी मूल राशि है उसका मात्रक केल्विन, और द्रव्यमान भी एक मूल राशि है उसका मान जो हो जाएगा किलोग्राम। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107। कह रहा है कि शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है। 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसवन विधि कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है कि एंटीजन को कौन नष्ट करता है। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी। एंटीजन को एंटीबॉडी नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल तथा फार्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 30,000 हर्ट्ज के आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिकल किसने लिखी है। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको लैमार्क की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन ज्वलनशील गैस प्रयुक्त की जाती है, यानी कि ब्यूटेन किया जाता है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया के मामले में 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, किंतु निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि किसी पिंड पर बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लागू बल की दिशा में चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्री घोड़ा जो है यह आपको वास्तविक रूप से एक मछली है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लिथियम जो है वह आपका हो जाएगा बैटरी। उसके बाद सोडियम जो है वह आपका रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण। उसके बाद पोटेशियम जो है वह आपको तंत्रिका आवेशों का स्थानांतरण, और सीजियम जो है वह परमाणु घड़ियों में समय रक्षक, यानी कि 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि निम्न भौतिक राशियों पर विचार करना है और कौन अदिश राशि है यह आपको बताना है। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि विद्युत धारा, कार्य, घनत्व और तापमान जो है यह सभी आपको एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा है कि दोहरा निषेचन किसकी अनूठी विशेषता है। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको एंजियोस्पर्म का आपको अनूठी विशेषता है, दोहरा निषेचन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो है यह आपको प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख
क्वेश्चन नंबर 120 में आपको कह रहा है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक के द्वारा आपको जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि लाइसोजोम, जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है, किस अंग के द्वारा निर्मित होता है। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले मुंह, ग्रोसनी, फिर पेट, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में आपको कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के मात्रा का अनुसार सही क्रम है। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहले ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन और अंत में कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहले युग्मक, उसके बाद युग्मनज, फिर भ्रूण और अंत में अंकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हीमैटिन। हीमैटिन जो है एक प्रोटीन नहीं है। मायोसिन और एक्टिव संकुचनशील प्रोटीन है जो मांसपेशियों में मौजूद होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, यानी कि इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अंडाशय में आपको पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक समूह है जो अंडाशय में बनता है और प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि एंटी हिस्टामाइन और स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलर्जी से। क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है कि मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक ऐसी तकनीक है जो आनुवांशिक विकार का पता लगाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में आपको कह रहा है कि बंदरगाह है और राज्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन गलत है। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 जो है वह गलत है, यानी कि एनौर जो आंध्र प्रदेश दे रहा है, उसके बाद तूतीकोरिन जो राजस्थान दे रहा है आपको गलत है, यानी कि 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एनौर और तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि और दीनदयाल बंदरगाह गुजरात सही है और नाहवा सोवा महाराष्ट्र सही है। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमन। यमन जो है खाड़ी देश में शामिल नहीं है। 6 देश खाड़ी देश में शामिल है, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 डिग्री प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि औसत वर्षा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोर्नियो। बोर्नियो जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपको कलकत्ता में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आपको नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए जो कि आपको एडिटोरिया के बुक से लेकर आए थे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।